हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने इस चैनल पर 10 डेज 100 क्वेश्चन सीरीज लॉन्च की थी। आज उस सीरीज का डे 5 है। ठीक है, डे फर्स्ट, डे 2, डे थर्ड और डे 4, टोटल हमने 40 क्वेश्चंस कवर कर दिए। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स से थे, डिफरेंट सब कंसेप्ट वहां पर लगाने थे। कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, कि फॉर्मूला आपने लगाया और सीधा आंसर आ गया। अब मेरी बात आप जब भी मानोगे, ठीक है, जी मीन्स पर होता क्या है। ठीक है, जो इजी क्वेश्चन भी आते हैं स्टार्टिंग्स में, आपको बता रहा हूँ कि आपके पास 25 क्वेश्चन होते हैं करने के लिए फिजिक्स में। ठीक है, 20 क्वेश्चन में क्या होते हैं, एमसीक्यू, और 5 क्वेश्चन, ठीक है, आपके पास क्या होते हैं, न्यूमेरिकल। आपको न्यूमेरिकल 5 क्वेश्चन क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ये जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, इस केसेस पर काफी इजी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, काफी इजी होते हैं। वहां पर आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता। ठीक है, आपको खुद निकाल के कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, उसको आंसर पर पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आंसर वैल्यू टाइप क्वेश्चन को कभी भी मत छोड़ना यार। थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाते हैं आपसे। कैलकुलेशन भी आपको कहाँ करनी है, आपको कंसेप्ट लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सारी वैल्यूज कैलकुलेटर से, आपके पास कैलकुलेटर वहां पर दिया जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेटर सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट करके सीधा आपको क्या डालना पड़ता है, आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन जरूर करना। ठीक है, क्योंकि उस पर इजी क्वेश्चन जरूर आएंगे, गारंटेड है कि इजी क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप से। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला लगाया, थोड़ी कैलकुलेशन करवाई और आंसर आ गया। ठीक है, बाकी के बचे 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस में से 10 जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इजी टू मॉडरेट रहते हैं। ठीक है, लगभग 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं। ठीक है, टॉप नहीं कह सकते आप इसको। ठीक है, लेकिन अच्छे लेवल के होते हैं। वहां पर आपका थोड़ा टाइम लगता है, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगता है, जो आपने पढ़ाना हो कंसेप्ट से बाहर का एक्स्ट्रा फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, बाकी के जो कुछ 10 to 12 क्वेश्चन क्या होते हैं, इजी टू मॉडरेट होते हैं। सब कंसेप्ट लगाएगा, एनर्जी वर्क थ्योरम लगाएगा, फिर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने यार कवर की है। ठीक है, और जी मेंस जैसे जैसे नजदीक आता है ना, बच्चों की सांसें फूलने लग जाती है। ठीक है, कि सर अगर नहीं निकला तो क्या होगा, अगर मैं क्लियर नहीं कर पाया, मेरे नंबर अच्छे से नहीं आए तो मेरे को तो खराब कॉलेज मिलेगा। अरे यार, ऐसा नहीं होता। देखो, एग्जाम है, आप अपना बेस्ट दो। ठीक है, नहीं आ पाए आपके नंबर तो जरूरी थोड़ी है कि वही चीज है, उस चीज को पकड़ के रखना है। ठीक है, ऐसा मत क्यों होता है। ठीक है, कि ऐसा थोड़ी है कि आपको जीमेंट्स के नंबर थोड़े कम आए, आपने अपना पूरा बेस्ट दिया। जब तक आप अपना बेस्ट दे देते हो, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता ना, तो वो चीज को छोड़ के कोई दूसरी चीज कर लो, नेक्स्ट चीज। अरे यार, आपके पास तो जिंदगी बहुत बड़ी है ना, लाइफ तो बहुत लंबी है। एक ही चीज में थोड़ी अटके रहोगे कि भाई अचीवमेंट्स नहीं हुआ तो कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, आईआईटी नहीं मिलेगी तो मेरा करियर बन नहीं पाएगा। ऐसा थोड़ी होता है जी। बहुत इतने लोगों ने बिना आईआईटी से भी करियर बना रखा है, बताओ। रिसेंटली आप देखो फिजिक्स वाला, ठीक है, अलग सर का तो सबने देखा होगा, अलग सर का नाम तो बच्चों को सबने सुना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे नेक्स्ट अलग सर आप होगे। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि अगर आईआईटी नहीं मिली तो आपका करियर वहीं पर रुक गया। अरे जी मेंस का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, एडवांस क्लियर नहीं हुआ, अच्छा कॉलेज नहीं पूरा तो लाइफ रुक गई। ऐसा थोड़ी होता है। लाइफ बहुत लंबी है, नई चीजें करते रहो यार, अपनी लाइफ अच्छे से जियो यार। ऐसा थोड़ी है स्ट्रेस में आप कर रहे हो, 1 साल ये हुआ नहीं हुआ, आपने दूसरा ड्रॉप ले लिया। ड्रॉप यार तभी लेते हैं ड्रॉप, देखो अगर आप डेडिकेशन है कि मोटिवेशन है कि हाँ मेरे को अब करना ही है इस साल, तभी ड्रॉप लेना। अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है तो ले लो, अच्छे से ले लो। ठीक है, उस कॉलेज में अच्छा सा आप क्या करो, फोर्ट डालो। आपने कोई ब्रांच ली, कोई वैसे कॉलेज ले लिया प्राइवेट का, देखो बंदे में दम होता है, बंदे में दम होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी छोटे लेवल से, चाहे छोटे कॉलेज से भी बंदा बड़ा चीज कर देता है, बंदे में दम होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स अपना हमेशा 100% दो। ठीक है, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो अब करते हैं स्टार्ट इस सेशन को। ठीक है, चलो बोर्ड में आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो, आराम से पढ़ो। ठीक है,
अरे यार ये एक डेढ़ घंटे की वीडियो होती है, इसे आराम से पढ़ो, ठीक है, रिलैक्स होके अपना कंसेप्ट देखो, पढ़ो, समझो कौन सा कंसेप्ट है, खुद ढूंढो कि ये कंसेप्ट आया, उस कंसेप्ट के सारे फॉर्मूले लिख लो कि हाँ ये फॉर्मूले होते हैं उस कंसेप्ट के, आंसर निकालना स्टार्ट करो, बस हो गया। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डीके बाय टू डिफरेंट प्रोसेस। अच्छा, रेडियो एक्टिव नाम सुनते ही आपको पता चल गया कि किस चीज से आ रहा है ये, हाँ, एटम्स एंड न्यूक्ली, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस इज 5 मिनट। अच्छा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जो कि डीके कर रहा है दो डिफरेंट प्रोसेस से। आपके पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, दो अलग तरीके से क्या कर रहा है? डीके कर रहा है, कम हो रहा है। डीके का मतलब क्या हो रहा है? कम हो रहा है, टाइम के साथ उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, बस। द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस इज 5 मिनट्स। पहली प्रोसेस की हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ क्या होता है भाई? टी हाफ लाइफ, ठीक है, कितनी देर की है? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स हाफ लाइफ का मतलब यार क्या होता है? बिल्कुल सिंपल, सिंपल, 1000। अगर मान लो कि स्टार्टिंग में आपके पास कितने थे? 1000 ग्राम स्टार्टिंग में, ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब कि टी हाफ पर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रह गए? हाफ रह गए, 500 ग्राम, बस यही होता है हाफ लाइफ। मतलब क्या? मतलब कि अगर उसके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे तो हाफ लाइफ पर उसके पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? n0 डिवाइड बाय 2, बस। अच्छा, इसके टी हाफ दे रखी 5 मिनट्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो तो 5 6 ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा? अब दूसरे की टी हाफ दे रखी है आपको, एंड डेट ऑफ द सेकंड प्रोसेस, पहले प्रोसेस से गया तो उसकी हाफ लाइफ कितनी थी? 300 सेकंड, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले से जाता है तो कितनी हो जाती है? 30 सेकंड। मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि नेक्स्ट वाले से वो जल्दी तेजी से क्या हो रहा है? टीके हो रहा है नेक्स्ट वाले में। 30 सेकंड में क्या मिल गया? 500 ग्राम हो गया। यहाँ उसको 300 सेकंड लगे 500 ग्राम होने पर। द इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की टी इफेक्टिव मांग रहा है, इफेक्टिव हाफ लाइफ, ठीक है, टी इफेक्टिव हाफ, या आपसे मांग रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, चाहे आप इसमें फॉर्मूला लगाओ चाहे आप इसमें कंसेप्ट लगाओ। एक्टिविटी d1 बाय dt, ठीक है, इस इक्वल्स टू कितना होता है? माइनस के लैम्डा n। एक्टिविटी का फॉर्मूला यही तो होता है ना, चाहे आप ये कंसेप्ट लगाओ चाहे आपको फॉर्मूला पता है कि अगर टी इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है कि जब दो इंडिपेंडेंट डीके प्रोसेस हो रहा है, एक ही चीज दो अलग अलग तरीके से हो रही है, तो इस पर आपका जो लैम्डा इक्विवेलेंट आता है वो किसके इक्वल आता है? लैम्डा 1 प्लस के लैम्डा 2, ठीक है। अब लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है? 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, ये इफेक्टिव वाला होगा, ठीक है। सेम इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ प्लस का 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, ठीक है। अब यहाँ से क्या करने? पूरी मैथ्स है, पूरी क्या है? मैथ्स, ठीक है। आपके पास टी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी? टी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी? जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा T1 हाफ इंटू T1 दूसरा हाफ, T1 हाफ प्लस का T2 हाफ, ठीक है। T1 डाल लो कि टाइम 1 टाइम 2 हाफ लाइफ, ठीक है। पहले वाले की कितनी देर की है भाई? 300, दूसरे वाले की 30 डिवाइड बाय 330, ठीक है। सॉल्व किया आपने तो यहाँ कितना आएगा? 9000 डिवाइड बाय 330, 0 से 0 कटा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कितनी आएगी? 300 डिवाइड बाय 11। मेरे प्यारे बच्चों कंपेयर करो, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होएगा यहाँ पर? 300, बस यही तो है। आपने इस चीज में किया क्या? बेसिक सा एक फॉर्मूला लगाया है यार। आपको टी हाफ का फॉर्मूला नहीं मालूम था? पता था। एक्टिविटी के मालूम पर पता था कि एक्टिविटी कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि एक टीके प्रोसेस, एक जो न्यूक्लियस है वो टीके हो रहा है दो डिफरेंट प्रोसेस से, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। तो इस केस पर जो हम लैम्डा इक्विवेलेंट आता है वो किसके इक्वल होता है? लैम्डा 1 प्लस का लैम्डा 2। अब लैम्डा इक्विवेलेंट होते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा? टी इक्विवेलेंट का हो या टी इफेक्टिव का हो, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। और जी मेंस में पूछा गया है। और ये देखो यार,
बार बार ये चीज कह रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन। कैसा है ये? न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन, NVT, ठीक है, क्योंकि आपको उसमें न्यूमेरिकल एक वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो क्या है वो न्यूमेरिकल वैल्यू? 300 बस। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है। तो जो मैं कहता हूं, मैं ऐसे थोड़ी कहता हूं यार, सोच समझ के कहता हूं, एनालिसिस करके कहता हूं, ठीक है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल ऑफ t to t plus 1 सेकेंड। आपके पास टाइम इंटरवल दे रखा है, t से कितने पर जा रहा है ये? t plus 1 सेकेंड पर, ठीक है, t plus 1 सेकेंड पर टाइम इंटरवल। इसका मतलब कि डेल्टा t की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का ही तो चेंज आया खाली, है भाई, निकाल लिया आपने। बस आपने इतना सा पढ़ा, ध्यान दो इस चीज को, बस इतना सा पढ़ा और हमने ये निकाल लिया बस। 125 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जब उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जाती है? 50 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। लेट अगर उसकी क्या इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v, फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी u इनिशियल का कितनी इंक्रीज हुई? 50 इंक्रीज हुई। कितनी इंक्रीज हुई? 50 इंक्रीज हुई, बस u प्लस का 50, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कितना क्या इंक्रीज आया? चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब डेल v की वैल्यू क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? समझ में आ रही है चीजें? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन t plus 2th सेकेंड। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, ये t plus 2 सेकेंड नहीं लिखा, t plus 2th सेकेंड। मतलब अगर मान लो t की वैल्यू अगर मान लो यहाँ पर 1 है, ठीक है, लेट करो, मानो चीजों को, ठीक है। अगर 1 है तो 1 plus 2 कितना? थर्ड सेकेंड पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3 सेकेंड। देखो इस चीज को समझो यार, ये आपके पास 1 2 ये 3 ये सेकेंड है, ठीक है, ये 1th 2th और 3th सेकेंड, ठीक है। जब मैं पूछूंगा कि 3 सेकेंड पर उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो वो पूरा डिस्प्लेसमेंट आएगा कि 1 2 3 तीनों को जोड़ोगे तब आएगा 3 सेकेंड का, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं आपको 3th सेकेंड पर उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इसका मतलब ओनली आपको निकालना है कि उसने इस सेकेंड पर, इस वाले पर कितना कवर किया, पूरे का नहीं, खाली थर्ड वाले को बताना है। तो इसका मतलब 3th सेकेंड पर कितना उसने इस वाले पर कवर किया। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, ये आपको क्या करना है? निकालना है, ठीक है। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल वी डिवाइड बाय डेल टी, ठीक है। अच्छा, डेल वी की वैल्यू क्या है भाई? 50 और डेल टी क्या है? 1। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? 50 ms - 2। एक्सेलरेशन आपका निकल गया, ठीक है। अब आप ये निकालोगे क्या? वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी किससे जा रहा है? तो v इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस एटी। v इक्वल्स टू u प्लस एटी होता है कि नहीं होता? ठीक है। टाइम इंटरवल कितना है? 1 सेकेंड का। अरे यार, t से t plus 1 पर गया, अगर t 5 है तो 5 से 6 सेकेंड पर गया, कितने का टाइम इंटरवल आया बीच का? 1 सेकेंड, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या है कि u प्लस का 50, ठीक है, यह आएगी v की वैल्यू, ठीक है। इसी को तो आपके पास यहाँ आएगा u प्लस का 50t, ठीक है। यहां से आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब u से तो u कट जाएगा, टाइम की यहां से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो यहां से जब आप v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी करोगे तो v u की वैल्यू यहां से आएगी भाई। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 100 ms - 1, ठीक है। ये लगाओगे आप, पहले केस चाहिए लगाओ, ये v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? 2as, ये लगा लो, ठीक है। इससे आपके u की वैल्यू क्या आएगी? 100 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। चाहे आप इस वाले चीज को लगाओ, चाहे ये करो,
ठीक है, वैल्यूज एक आएगी, यू की वैल्यू कितनी आएगी 100 मीटर पर सेकेंड। ये देखो ना इस तरीके से लगाओ इसको, 125 इसी कॉस्ट क्या होता है, एस इसी कॉस्ट क्या होता है यूटी। ठीक है, तो यू कितनी है नहीं मालूम, ठीक है, प्लस का हाफ, ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है, तो यहां से यू आ जाएगी, ठीक है, यहां से क्या आएगी आपकी यू निकल के आ जाएगी, यू की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 100 मीटर पर सेकेंड, जो कि मैंने ऊपर निकाल दी है यार, ठीक है। यू पता है, ए पता है, अब निकालना आपको एस, तो एस डिस्टेंस ऑफ एनथ का वो क्या होता है यू प्लस का ए बाय 2 ब्रैकेट 2n माइनस के 1। ये फॉर्मूला किस किस को मालूम था, डिस्टेंस ऑफ या डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंड या डिस्प्लेसमेंट आफ्टर nth सेकेंड। nth सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जा सकता है, u प्लस का a बाय 2 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 2n माइनस के 1, और n क्या है यहां पर, ध्यान दो है ना इस चीज को, t से t प्लस 1 सेकेंड का ये दे रखा है, t से t प्लस 2 का, तो कितने का चेंज आया 2 का, n की वैल्यू कितनी है 2। जैसे ही आप इसको n की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करते हो, सारी वैल्यूज आपको पता है, u आपको पता है 100, a आपको पता है 50, n आपको पता है 2, तो डिस्प्ले ये आ जाएगा आपके पास s n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 175 मीटर। चेक करना मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करके कि एस एन की वैल्यू कितनी आएगी 175 मीटर, मतलब पार्टिकल का डिस्टेंस t प्लस 2h सेकेंड के बाद कितना होगा 175 मीटर। ठीक है, अब देखो ये बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, क्या प्यारी लाइन है कि 30 जन 2024 शिफ्ट फर्स्ट 30 जनवरी इसी साल जी मेंस पर ये क्वेश्चन पूछा है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप पर। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप पर कैसे पता चला न्यूमेरिकल है, अरे यार उसने ये डैश दे तो रखा है, यहाँ क्या डालना आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी है 175। अब बोलो कि न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप पर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप कहते हैं कि इसमें हमें खुद निकालना पड़ेगा, ऑप्शन मिलता नहीं है, छोड़ के आ जाते, छोड़ देते हैं। और कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, कितने आसान क्वेश्चन। प्रीफर करो कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप, अब न्यूमेरिकल आंसर टाइप मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन करो, लेकिन प्रीफर करो कि इन्हें भी हमें करना है। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन वही कर रहा हूँ जो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो खुद सेल्फ। ठीक है, न्यूमेरिकल स्पीड उनकी बहुत तेज है कैलकुलेशन में। ठीक है, चलो 3 एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप 150 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जो 150 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, इसको जल्दी से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 15 डिवाइड बाय 10, ये आएगा 3/2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है कि गिव 7 बीट्स पर सेकेंड। बीट फ्रीक्वेंसी, बीट की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, कितने दे रखी है आपको बीट फ्रीक्वेंसी 7। ठीक है, विद एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 350 सेंटीमीटर, एक ओपन ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ कितनी है 350 डिवाइड बाय 10। ठीक है, 5 7 जा 35 और डिवाइड बाय 2, ये कैसी है ओपन। ठीक है, यह है ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, और ये कैसी है क्लोज्ड, ये कैसी है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। एक है ओपन और एक है क्लोज, दोनों एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं अपने फंडामेंटल मोड पर। देखो ओपन वाले का जो एफ फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल, वो क्या होती है v डिवाइड बाय 2l, तो 2 इंटू 2/7 आएगा ना यहाँ 7/2, तो इंटू जाएगा 2/7। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, इसका आंसर है v/7। ठीक है, ठीक है, अब दूसरा देखो, इसके केस पर क्लोज्ड वाले के केस पर फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है v डिवाइड बाय 4l। l कितनी है इसकी
3/2, तो 3 यहाँ 2 ऊपर, तो 2 2 जा 4, इसकी फ्रीक्वेंसी आई आपके पास निकल के F2 कितनी आई, V डिवाइड बाई 2, यही आएगी, नहीं V डिवाइड बाई 6, V डिवाइड बाई 6, ठीक है। 3/2 थी ना क्लोज वाले की, तो 3 डिवाइड बाई 2, 2 के ऊपर चले गया, अब 2 से 2 कट गया और 2 3 6, V डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब जो बीट फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है आपको 7, वो किसके इक्वल होगी, मोड F1 माइनस के F2, मोड ले रखा, इसका मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होगा, ठीक है। F1 की वैल्यू क्या है, V/7, ठीक है, और माइनस करेंगे V/6, माइनस करेंगे V/6, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 7 और 6 का आपने एलसीएम लेना, कितना आता है, 7 और 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आता है 42, ठीक है। 42 इंटू 7 यहाँ करोगे, इसी कस्ट क्या आएगा यहाँ से आपका 6V माइनस के 7V, V की वैल्यू डाल देगी, और V की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 1 7 4 जा 28 29, 294 मीटर पर सेकेंड, यह आपकी V की वैल्यू आ गई, स्पीड ऑफ साउंड जो कि मांग रहा था। ये भी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन छोड़ा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। द प्रेशर P एंड टेम्परेचर T रिलेशनशिप ऑन आइडल गैस ओबेज द इक्वेशन PT स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो आप एक गैस है जो PT स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट के इस तरीके को शो कर रही है, ठीक है, कि नहीं ये कांस्टेंट है, K1 मानो इसको। द वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस विल बी, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गामा इस इक्वल्स टू क्या होता है 1/V dV/dt, ठीक है। ये अगर आपको पता होगा इसका फॉर्मूला तभी होगा भाई क्वेश्चन, पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये गामा क्या हमें चाहिए, क्या V वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा P को कैसे लिख सकते हैं, nRT डिवाइड बाई V, यहां से आपको वॉल्यूम मिलेगा T स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट K1, ठीक है। अब यहां पर मिला आपको T क्यूब इज इक्वल्स टू V, और इधर का जो कांस्टेंट था उसको आपने K मान लिया है, ठीक है, उस पूरे को आपने क्या मान लिया, K मान लिया। वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 3T स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पर V dV/dt, और यह आएगा आपका K, दिस इंप्लाइज dV/dt इज इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3T स्क्वायर डिवाइड बाई K, 3T स्क्वायर डिवाइड बाई K, ठीक है। ये लो dV/dt की वैल्यू मालूम है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गामा इज इक्वल्स टू 1/V, 1/V किसके इक्वल है भाई, ये V को नीचे ले लो तो K डिवाइड बाई T क्यूब, K डिवाइड बाई Q क्यूब के इक्वल है, और dV/dt आपने निकाल लिया 3T स्क्वायर डिवाइड बाई K, 3T स्क्वायर डिवाइड बाई K, ठीक है। तो K से आपका K कट गया, T क्यूब से ये T स्क्वायर कट गया, आपका आंसर कितना है यहाँ से 3 डिवाइड बाई T, गामा इज इक्वल्स टू क्या है 3 डिवाइड बाई T। यही तो क्या है आपका रिक्वायर्ड आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन था, बेसिक सा, लेकिन आपको इस बेसिक में ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, कि वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। ये सारी जो छोटी छोटी चीजें ना वो याद कर लो यार, छोटा सा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट हो गया, प्रेशर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें याद कर लो, छोटे छोटे फॉर्मूले, तभी कह रहा हूँ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आपको ने फॉर्मूला देखा, इस फॉर्मूला आपको क्या चाहिए था, वॉल्यूम चाहिए था, जो वॉल्यूम को हमने प्रेशर हमें चाहिए नहीं, वॉल्यूम चाहिए, तो उसको वॉल्यूम के फॉर्म में लिख दिया, प्रेशर को लिख दिया, ठीक है। उस वॉल्यूम को क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कर दिया, ठीक है।
डीवी बाई डी टी चाहिए ना, तो निकाल ले डीवी बाई डी टी की वैल्यू, 1/v मालूम है, सारी वैल्यूज रखी, आंसर आ गया। हाँ तो इसी तरीके से करना है यार, इसी तरीके से तो करना है हर चीज। क्वेश्चन नंबर 5 इज जेनर डायोड ऑफ ब्रेक डाउन वोल्टेज, फ्री का नंबर है भाई, ये सबसे इसी क्वेश्चन देखो, इस तरीके से पूछ रहा है, देखो फ्री का नंबर है यहाँ पर, आप फ्री नंबर दे रहा है अचीवमेंट्स आपको फ्री में, आप ले नहीं पा रहे, यही तो करना है, यही तो हमें लेना है, जितना फ्री में चीजें मिल रही है इजी इजी चीजें लेते रहो यार, उस चीज में गलती मत करो, ठीक है। जेनर डायोड ऑफ ब्रेक डाउन वोल्टेज 10 वोल्ट, एक जेनर डायोड जिसका ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना है, VZ इज इक्वल टू 10 वोल्ट है। अच्छा, जेनर डायोड के बारे में सब कुछ पता, जिसने सेमीकंडक्टर्स पढ़ा होगा उसने जेनर डायोड के बारे में सब चीज पता करी होगी कि क्या है जेनर डायोड होता है। is used as a voltage regulator as shown in the figure, the current through the जेनर डायोड is, कि इस जेनर डायोड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आपको वो निकालना है, करंट की वैल्यू कितनी होगी जेनर डायोड में, ठीक है। अगर करंट यहाँ इस पर गया I1, ठीक है, और इस पर गया कितना I2 यहाँ गया और I3 यहाँ गया, ठीक है, जेनर इस तरीके से, जेनर का ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। अब देखो ये जेनर डायोड क्या रिवर्स बायस पे लगा हुआ है, नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, पॉजिटिव से नेगेटिव, कौन सा केस है, रिवर्स बायस है, ठीक है कि नहीं है, तो रिवर्स बायस पर ही, रिवर्स अगर उसने दिया नहीं होता फिर भी आपको पता होना चाहिए था कि रिवर्स बायस पर ही जेनर क्या होता है, एक्टिव होता है जेनर डायोड, ठीक है। फॉरवर्ड बायस जब बायसिंग होगी जेनर डायोड की तो जेनर नहीं होता, सिंपल डायोड की तरह काम करता है, लेकिन रिवर्स बायस पर भी ये क्या करता है, काम करता है, किसकी तरह करता है, जेनर डायोड की तरह, तो डायोड कन्वर्ट हो जाता है रिवर्स बायस पर, किसकी तरह, जेनर डायोड पर, ठीक है। अब ध्यान में दो इस चीज को कि जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो जेनर डायोड से ज्यादा है, इनपुट वोल्टेज मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, इस सर्किट का वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट, और वो 20 वोल्ट जेनर डायोड के वोल्टेज से ज्यादा है, इसका मतलब कि इस केस पर आपका जेनर डायोड ऑन है, ठीक है, जेनर डायोड इज ऑन, ठीक है, चालू हो चुका है जेनर डायोड इस केस पर, ठीक है। अच्छा, अब चालू हो चुका है, ठीक है, तो जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज होगा, इसका मतलब I1 की वैल्यू यहां से निकालोगे तो I1 इज इक्वल टू कितना होता है, V इज इक्वल टू I1, ठीक है, तो I1 क्या होगा, वोल्टेज कितनी है 10 डिवाइड बाई 200, ठीक है, तो ये कितना है 1/20 एम्पियर। अब I2 निकाल लो, I2 कितनी आएगी 500 है ना, तो 10 डिवाइड बाई 500 इज इक्वल टू कितना है 1/50 एम्पियर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था कि करंट थ्रू जेनर डायोड इस, कि जेनर डायोड से कितना करंट जा रहा है, कितना जा रहा है, I3 जा रहा है ना, ठीक है, ये I3 किसके इक्वल होगा, देखो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस का I3 है कि नहीं, I3 की वैल्यू निकाल लो, I1 माइनस के I2 आ जाएगी आराम से। अरे किरचॉफ्स का करंट लॉ, किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या कहता था कि इधर से जितना करंट जाएगा उतना ही तो बाहर आएगा, यहां से गया I1, सर्किट से गया I1 करंट डिवाइड हो गया I2 और I3 पर, तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो I1 की तरह तो बाहर निकलेंगे, ज्यादा थोड़ी होंगे कम थोड़ी होंगे, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस का I3 आपको निकालना है कि जेनर डायोड से कितना करंट पास कर रहा है, तो I1 में से I2 को माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है कि एक रबड़ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द फ्लोर, जमीन से ऊपर एक बॉल को, रबड़ की बॉल को फेंका जाता है, गिराया जाता है ऊपर से, जिसकी हाइट इनिशियल हाइट कितनी है 5 मीटर से, 5 मीटर से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, गिरा रहा हूँ। इट बाउंसेस बैक रिपीटेडली अलोइंग ऑलवेज राइजिंग ऑफ 81 डिवाइड बाई 100 ऑफ द हाइट थ्रू विच इट फॉल्स, इसका मतलब जितनी बार आप वो बाउंस कर रही है वो एक हाइट पर पहुंच रही है, हाइट 1 मान लेते हो कि उसने रिबाउंस के बाद कितनी हाइट तक पहुंची, वो 81 डिवाइड बाई 100
ऑफ एक्चुअल हाइट जितनी फ्लोर की थी, ठीक है, ये लिखा है उसमें सेम चीज, विच इट फॉल्स, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल। देखो एवरेज स्पीड मांग रहा है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एच टोटल डिवाइड बाय टाइम टोटल, यही तो होता है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। समझ में आया? अब इसको अगर जिसको डायरेक्ट फॉर्मूले पता है वही क्वेश्चन करेगा, वो कर देगा, जिसको फॉर्मूला नहीं पता खाली कंसेप्ट पता है उसको टाइम लगेगा, 5 या 10 मिनट उसको लगेंगे, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। और जिसको खाली फॉर्मूला पता है, सारे फॉर्मूला पता है, वो इसको 2 मिनट में कर देगा। फॉर्मूला क्या था कि हाइट का रिबाउंड का फॉर्मूला क्या था, h1 इज इक्वल्स टू e की पावर 2n h0, ये था कि नहीं था पहला फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा कि टोटल वर्टिकल डिस्टेंस h, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस h किसके इक्वल था मेरे प्यारे बच्चों, h0 1 प्लस का e स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस के e स्क्वायर के इक्वल, ये आपका दूसरा था। टोटल टाइम इस बॉल को, टोटल टाइम का मतलब कि बॉल जब तक रेस्ट पे नहीं आ जाती तब तक उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2h0 डिवाइड बाय g, ठीक है, यहाँ कितना आता था 1 प्लस का e डिवाइड बाय 1 माइनस का e। अब कितनों को ये फॉर्मूला याद है यार, मैं यही तो कहता हूँ, फॉर्मूले अगर हाथ में रहेंगे ना, टिप्स पे रहेंगे, उंगलियों में क्या करना है, फॉर्मूलों को याद करना है, ठीक है, अपने उंगलियों में होने चाहिए आपके फॉर्मूले, ठीक है, जैसे ही बाउंस आया ये लिख दिया तुरंत इस तरीके से, ठीक है। अब हाइट 1 आपको रिलेट कर लो इसको, हाइट 1 इसी को क्या, ए की पावर स्क्वायर और हाइट नोट, ठीक है, हाइट 1 कितनी थी यहाँ पर 81 डिवाइड बाय 100 इंटू h0 डिवाइड बाय h0 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर, और यहाँ से आपकी वैल्यू आई, ए की वैल्यू आई 0.9, कितनी आ गई 0.9 निकल के आ गई, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अगर आप डालोगे तो ये हाइट टोटल हाइट है ना, ये h टोटल, और ये क्या टाइम टोटल, आप दोनों इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करो, आपको e की वैल्यू मालूम है, जी हाँ e की वैल्यू मालूम है, h0 मालूम है, जी हाँ वो भी दिया हुआ है, ठीक है, g मालूम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम है, वो भी दिया हुआ है, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात हो गई ना, ये खाली वैल्यूज रखो और आंसर पाओ, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो बस, सिंपल। समझ में आया? इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, ये वापस हर चीज रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर्मूले यार कुछ ना करो तो, लेकिन फॉर्मूले अच्छे से पकड़ के रखो यार, फॉर्मूले अच्छे से पकड़ के रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, a thin infinite seat charge and an infinite line charge of respective charge densities plus sigma and plus lambda are placed parallel at a 5 distance from each other। एक आपके पास infinite seat charge, ठीक है, प्लस 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 और प्लस प्लस, सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी, एक थिन लाइन चार्ज, ठीक है, प्लस 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 प्लस, ठीक है, ये प्लस प्लस है यहाँ पर, ठीक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि कितने लेंथ पर चार्ज फैला हुआ है, सिग्मा इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, कितने एरिया पर चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई 5 मीटर, यही लिखा है क्या, कितनी दूरी है इनके बीच पर, 5 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या लिखा है कि, अच्छा जी आप क्या कह रहा है, पॉइंट्स पी एंड क्यू आर एट 3/5 एंड 4/5 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम लाइन चार्ज से, ठीक है, टुवर्ड्स द सीट की तरफ, ठीक है, लाइन चार्ज है टुवर्ड्स सीट की तरफ, 2 पॉइंट्स रखे हुए हैं, पहला है P और ये दूसरा है Q, ठीक है, ये कितने दूरी पर है P 3/π और Q कितनी दूरी पर है Q 4/π दूरी पर है, ठीक है।
रिस्पेक्टिवली, ठीक है। EP एंड EQ आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एट पॉइंट P एंड Q। P और Q पर रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, उनका ध्यान रखो। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो कह नहीं रहा आपसे, खाली बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। उनका जो रिजल्टेंट बना वो EP और EQ बना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू क्या होती है, लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RA माइनस के सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ऐसा क्यों, ये समझ में आया? क्यों लिखा, ये कैसे लिखा मैंने, नहीं आया समझ में? अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, तो लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज और इस फील्ड पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना चाहता हूं, रिजल्टेंट वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना चाहता हूं इस पॉइंट P पर। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, बाहर निकलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू लाइन चार्ज की वजह से। लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है, E लाइन, ठीक है। सीट से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, तो सीट की तरफ से कितनी निकलेगी, इस तरफ, ठीक है, E सीट। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, देखो यार, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट की वजह से कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दूरी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन लाइन चार्ज दूरी पर डिपेंड करता है। अगर आपका RA कम है, अगर आपका पास पर रखा हुआ है P पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लाइन चार्ज की वजह से बहुत ज्यादा, तभी तो ज्यादा में से कम घटा रहा हूं, तभी तो ग्रेटर में से स्मॉलर वन को मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अब आ गई बात समझ में, अब आ गई बात समझ में, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P था, सेम लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q पर कितनी होगी, लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस बार डिस्टेंस चेंज हो गया, RB माइनस के यहाँ कितना आएगा, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वहां कोई चेंज नहीं आया, वहां कोई चेंज नहीं आया। इतना क्लियर आया, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है, एट पॉइंट P and Q रिस्पेक्टिवली इफ EP डिवाइड बाई EQ। अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करते हो तो वो किसके इक्वल आता है, 4 डिवाइड बाई A के इक्वल आता है। और आपसे पूछ रहा है इस A की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ A इज, A की वैल्यू बता दो। कंडीशन भी आपको दे रखी है, क्या कंडीशन है, देखो ये क्या लिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन नहीं लिख रखी, खाली मैग्नीट्यूड। कंडीशन है कि 2 सिग्मा इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा इज ये सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा डिवाइड बाय 2। ये आपको लगाना है यहाँ पर बस इस चीज को ना, ये लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन RB, ठीक है। RB की जगह आप क्या डालोगे, डिस्टेंस कितना है, ठीक है, RA की जगह उसका डिस्टेंस डालोगे 3 डिवाइड बाय पाई, ठीक है। सिग्मा की जगह क्या डालोगे, लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या है, लैम्डा डिवाइड बाय 2, तो यहाँ आएगा लैम्डा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सिंपल सा सॉल्व करोगे और आपकी A की वैल्यू कितनी आएगी, 6 निकल के आएगी। अब इसके आगे पूरी क्या है, पूरी क्या है, मैथ्स है, कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट। कंसेप्ट समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, क्या था कंसेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम पता होना चाहिए आपको कि सीट की वजह से, इनफाइनाइट सीट की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सेम लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पर कितनी होती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है, ठीक है। पता होना चाहिए था कि ये लाइन चार्ज वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करती है रेडियस पर, सीट वाले पर कुछ है नहीं, चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेगी, बस यही तो था। चले नेक्स्ट, टू सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इन अ को-प्लैनर सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है। को-प्लैनर मतलब एक ऑर्बिट है, दोनों एक सेम ऑर्बिट शेयर कर रहे हैं, आप उसी पर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे सन बीच में होता है ना, सन के चारों तरफ प्लैनेट चक्कर काटते हैं, वैसे सेम केस है। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन आर 1 आवर एंड 8 आवर। टाइम 1 मान ले तो कितना है, 1 आवर, एंड टाइम 2 मान लिया मैंने 8 आवर, ठीक है। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट
ऑफ नियरेस्ट सैटेलाइट, नियरेस्ट जो मतलब पास पर है उसका R1 आपको दे रखा है कितना है 2 × 10 की पावर 3, 2 × 10 की पावर 3, ठीक है। R2 नहीं दे रखा तो सबसे पहले R2 फाइंड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि द एंगुलर स्पीड ऑफ द फार्टर, फार्टर मतलब F, द एंगुलर स्पीड ऑफ द फार्टर सैटेलाइट as observed from the nearer satellite, nearer satellite मान लो मैं खड़ा हूं nearer satellite पर और मैं खड़े होके क्या मेजर करता हूं फार्टर दूर वाले सैटेलाइट की रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करता हूं मेजर करता हूं, ठीक है। तो F डॉट क्या आएगी फार्टर और दूसरा हम क्या लिखते हैं यहां पर नियरेस्ट FN, ठीक है। ये आपको दे रखी होगी शायद the angular speed of the farther satellite as observed from the nearer satellite से देखा गया at किसी भी instant time t पर जब दोनों साइड्स क्या आ गई, जब दोनों सैटेलाइट्स एक दूसरे के क्या आ गई पास आ गई करीब आ गई, तभी मैंने देखा उनकी रिलेटिव वेलोसिटी सेकंड सैटेलाइट के दूर वाली की सैटेलाइट की मैंने एंगुलर वेलोसिटी देखी वो कितनी थी भाई पाई बाई x थी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस x की वैल्यू क्या होगी, x कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लगाओगे कैपलर्स थर्ड लॉ, कैपलर्स का थर्ड लॉ, ठीक है कि T1 डिवाइड बाई T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2 का क्यूब। कैपलर ने क्या कहा था टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके सेमी रेडियस क्या कह सकते हैं उसके सेमी ऑर्बिट की जो सर्कल की रेडियस होती है उसके क्यूब पर, ठीक है। अब देखो आपको क्या चाहिए R2 चाहिए तो R2 का क्यूब यहां लिखोगे R2 का क्यूब इसके इक्वल होगा इधर आएगा नहीं R1 का क्यूब इंटू R2 का क्यूब इसका R1 T2 बाई T1 का स्क्वायर T2 डिवाइड बाई T1 का स्क्वायर, ठीक है। R1 का क्यूब कितना है R1 कितना है 2 तो 2 का क्यूब, ठीक है इंटू अब इसको R1 तो बाहर आ जाएगा देखो 2 10 का 3 का क्यूब इंटू 1/8 तो 1/64 ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, ठीक है। अब आके देखोगे तो ये 4 का क्यूब बनेगा तो ये होगा 2 का क्यूब इंटू 10 की पावर 3 का क्यूब और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा ये आपका 4 का क्यूब, ठीक है। 4 का क्यूब चले जाएगा नहीं चले जाएगा तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी इसकी R2 की, ठीक है 8 × 10 की पावर 3। चेक करके मेरे को बताओ इसकी वैल्यू यही आ रही है क्या 8 × 10 की पावर 3, ये जाएगा 2 हो गया यहाँ पर 10 की पावर 3 और यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। तो 2 जा 4 हो गया, ठीक है 4 डिवाइड बाई 10 की पावर 3 ये आपका R2 वैल्यू आ जाएगी। R2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आराम से आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों ओमेगा FN रिलेटिव क्या होता है V1 माइनस के V2 डिवाइड बाई R1 माइनस के R2 ये आपको लगाना है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर क्या करनी है लगानी है, ठीक है। अब ये V1 V2 क्या है ये लीनियर वेलोसिटी है, इन लीनियर वेलोसिटी को आप कैसे लिखोगे V1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा 1 और V2 इज इक्वल टू क्या होगा R2 ओमेगा 2, ठीक है। और ओमेगा क्या आता है भाई ओमेगा क्या होता है भाई मेरे प्यारे बच्चों ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है टाइम डिवाइड बाय, ठीक है टाइम इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है कि नहीं होता, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू निकालो 2 पाई बाई डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। ओमेगा 1 कितनी आएगी यहाँ पर 2 पाई डिवाइड बाय टाइम करोगे तो पहले वाले केस पर आएगा 2 पाई, ठीक है। नेक्स्ट आप ओमेगा 2 जब निकालोगे तो वहां पर कितना आएगा टाइम की वैल्यू कितनी 8 पाई बाई 4, ठीक है। अब आपको ओमेगा 1 मालूम है ओमेगा 2 मालूम है R1 मालूम है R2 मालूम है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो पाई बाय समथिंग कुछ आएगा,
ठीक है। देन उसको रिलेट करोगे इससे तो आपको x की वैल्यू क्या आएगी, निकल के आ जाएगी। समझ में आया? ये 64 ऊपर जाएगा, ठीक है, 64 ये ऊपर जाएगा, ये 4 नीचे नहीं था, 4 ऊपर जाएगा, ठीक है, 4 का क्यूब, ठीक है। तो 2 4 जा 8 आएगा, 8 इंटू 10⁻3, 2 डिवाइड बाई T1। चलो नेक्स्ट वाले पर, क्वेश्चन नंबर 9, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए रॉड इज 499। देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। किसी भी अगर आप, ठीक है, मैंने कोई मटेरियल ले रखा है, ठीक है, उस मटेरियल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड पर रखता हूं और मैग्नेटिक फील्ड पर रखने के बाद मेरे को देखना है कि वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। अगर वो ज्यादा मैग्नेटाइज होता है तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, कम मैग्नेटाइज होता है तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम है। तो यही होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सा मेजर। एक तरीका है मापने का कि कोई पार्टिकल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड पर रखा हुआ है तो, ठीक है। ये है 499, समझ में आ गया। परमेबिलिटी इन वैक्यूम इज 4 पाई। परमेबिलिटी इन वैक्यूम या फ्री स्पेस का वो कितना दे रखा आपको, 4 पाई 10⁻⁷, ठीक है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड। उस रॉड की आपसे एब्सोल्यूट मांग रहा है, मतलब म्यू मांग रहा है। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल किसके इक्वल होती है भाई, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू म्यू आर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू क्या होती है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव, ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, बिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब म्यू आर कैसे आएगा, म्यू आर कैसे आएगा, देखो बच्चों ये रिलेशन आपने पढ़ा था जब मैग्नेटिज्म इन मैटर पढ़ रहे थे, तो आपको पता था कि म्यू आर इज इक्वल्स टू क्या होता था, 1 + xm, ये था कि नहीं था। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर अगर आप 1 ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, रिलेटिव परमेबिलिटी मिल जाती है। इसका मतलब म्यू आर की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 500 हो गई कि नहीं हो गई। 499 तो ये था, +1 ऐड किया तो कितना हो गया, 500। तो इस म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। 500 को लिखोगे तो 5 इंटू 10⁻², ठीक है। तो 4 पाई इंटू 5 यहां पर रखा आपने, 10 की पावर यहां कितनी आ गई, करोगे तो -5, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁻⁻4, 5 2 जा 10, 2 से 2 कटा तो आपकी म्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2 पाई इंटू 10⁻⁻4। यही तो आंसर है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, बिल्कुल क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। कैलकुलेशन में थोड़ी सी इजी थी, काफी इजी कैलकुलेशन थी। विद इन 1 या 2 मिनट, 1.5 मिनट कह सकते हो आप इसको, क्या 1.5 मिनट में इसको आराम से कर देते, 1.5 मिनट में इस क्वेश्चन को आराम से कर देते। 4 नंबर आपके फ्री के, 4 नंबर आपके झोली में गिर जाते। चलो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इज सर्टेन मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर दिस रेडिएशन इज 3V0। स्टॉपिंग पोटेंशियल पहला दे रखा आपको कितना, 3V0 है, जब आपकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ के इल्यूमिनेटेड मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पढ़ रही है सरफेस पर, पता चल गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये क्या है, क्वेश्चन है, कंसेप्ट ढूंढ लिया आपने। अब सब कंसेप्ट क्या है, क्या चीज इस पर आप यूज करोगे वो देखते हैं आगे क्या चीज लगेगी इसमें, ठीक है। अच्छा जी, फॉर दिस रेडिएशन इज 3V0 इफ द सेम सरफेस, सरफेस सेम है, सेम सरफेस का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेम। ध्यान से चीजें ना पढ़ोगे तो हाँ सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ना,
काफी हाई मीनिंग होता है। उसने कहा कि सेम सरफेस, इसका मतलब उसका वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा। सेम वर्क फंक्शन, सेम वर्क फंक्शन, सेम वर्क फंक्शन का मतलब फाई इस केस पर सेम है। अरे यार, जब सरफेस चेंज करोगे तो सब तभी तो आपका वर्क फंक्शन चेंज करेगा। सरफेस तो सेम है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्या रहा है, वो illuminated with a radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V naught। आपका stopping potential V naught हो जाता है जब आप वेवलेंथ बढ़ा देते हो। इस बार आपने क्या किया, वेवलेंथ को 2 टाइम्स कर दिया इनिशियल वाले से, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, V naught आ गया, ठीक है। पूछ रहा है कि द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस सरफेस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इस सरफेस की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी होगी, बस ये आपसे पूछ रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आपने पढ़ा था तो उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एससी डिवाइड बाय लैम्डा माइनस के वर्क फंक्शन होता है। कितनों को ये फॉर्मूला, ये तो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं यार, बेसिक सा फॉर्मूला है। चाहे एनसीईआरटी क्लास 12th वाले भी 11th वाले भी इसको पढ़ते हैं, चाहे जी मेंस वाले भी, ठीक है। उन्हें तो पता ही होता है जब एनसीईआरटी वाले पढ़ते हैं, के इज इक्वल टू एससी डिवाइड बाय लैम्डा माइनस के फाई। काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं, क्यू वी, वी क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो यहाँ क्या लिखोगे आप 3 क्यू वी नॉट, ठीक है। और यहाँ क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, इसको क्यू को रिप्लेस कर सकते हो ई से, ई लिखो या क्यू लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ आएगा एच सी डिवाइड बाई आपने डाली लैम्डा माइनस के फंक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ई वी नॉट की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी आएगी, ई वी नॉट की वैल्यू आपके पास आई एस सी डिवाइड बाई 3 लैम्डा माइनस के 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ई वी नॉट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट केस आप यहाँ पर लगाओगे, ठीक है। ये फर्स्ट केस था, केस फर्स्ट पर आपने लगाया। नेक्स्ट केस जब आप 2 लगाओगे यहाँ पर, इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है, तो ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच सी, इस बार आपकी वेवलेंथ कितनी हो गई, 2 लैम्डा, एस सी डिवाइड बाई 2 लैम्डा माइनस के 5। अब ई वी नॉट और ई वी नॉट के दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों एक इक्वेशन क्या हो गई, इक्वल हो जाएगी। तो एच सी डिवाइड बाई 3 लैम्डा माइनस के एच सी डिवाइड बाई 2 लैम्डा, ठीक है, माइनस के 5 और प्लस का 5/3, यही होगा ना, 5/3। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 लैम्डा, यहाँ पर कितना आएगा 2 एच सी माइनस के 3 एच सी, यहाँ आएगा माइनस के एस सी, माइनस के एस सी डिवाइड बाई कितना आएगा यहाँ पर 6 लैम्डा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, माइनस के 3q, ठीक है, माइनस के 3 5 प्लस का 5 माइनस के 2 5 डिवाइड बाई 3, माइनस के 2 5 डिवाइड बाई 3, इससे ये कट गया, ठीक है। 5 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3hc डिवाइड बाई 12 लैम्डा, ठीक है। तो 5 की वैल्यू आपके पास आ गई hc डिवाइड बाई 4 लैम्डा, आ गई कि नहीं आ गई, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, hc डिवाइड बाई 4 लैम्डा। 5 क्या होता है भाई, hc डिवाइड बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। यह कितना आ गया, hc डिवाइड बाई 4 लैम्डा, ठीक है। hc से hc कट गया, लैम्डा नॉट की वैल्यू आपके पास आ गई 4 लैम्डा। जो लैम्डा नॉट है ना, यही तो है आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी आएगी, 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा, 4 टाइम्स। देखो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्यों है, उसने यूनिट दे दी है लैम्डा पीछे, आपको क्या करना है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी है, 1 2 3 4 समथिंग, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या डालोगे यहाँ पर, 4 डालोगे, बस यही तो है आंसर, खत्म, ठीक है। तो समझ पा रहे हो चीज को कि न्यूमेरिकल आंसर वैल्यू टाइप क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पूछ रहा है, थोड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन लेंथी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, किया जा सकती है आराम से कैलकुलेशन, कैलकुलेटर आपके पास होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जितनी भी वीडियो चल रही है ना, इससे आपको सीखने को मिलेगा,
सीख पा रहे हो कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, पहला तरीका, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेंथी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यही तरीका है कि कंसेप्ट कैसे यूज हो रहे हैं, सब कंसेप्ट कैसे लग रहे हैं क्वेश्चनों पर, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो छोटा सा छोटा फॉर्मूला हो चाहे वो बड़ा सा बड़ा, याद होना चाहिए, ठीक है। जिन पर आप कंसेप्ट लगा रहे हो उन पर, जिन पर आप जल्दी से कंसेप्ट निकाल सकते हो, बना सकते हो, उन पर फॉर्मूला याद नहीं रखना। जैसे कि कोलिजन के टाइम इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, कंसेप्ट याद है, इलास्टिक कोलिजन पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व। इन इलास्टिक में क्या होता है, खाली मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। बस इतना कंसेप्ट याद रखो, फॉर्मूले वहीं से निकालेंगे बस, ठीक है। तो जिन पर फॉर्मूला याद रखना उन पर फॉर्मूला याद रखो। कैसे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पर क्या है, ओपन पर क्या है, इस तरीके से। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ऐसा कंटेंट मिल पाए, ठीक है, वो भी चीजों को आसान तरीके से समझ पाए आप, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको फिजिक्स अच्छे से स्टार्टिंग से क्लास 11 को करनी है, ठीक है, क्योंकि जैसे बच्चा ना क्लास 11 पे एंटर करता है, ठीक है, और फिजिक्स के डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस तरीके से हाई लेवल फिजिक्स देखते हैं। 10th में तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, अरे यार 10th पर आपने फिजिक्स के पढ़ा क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या, मास इनटू वेलोसिटी। अब 10th से बाद जो 11th में बच्चा गया है उसका स्टार्टिंग से फिजिक्स एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से करनी है, ठीक है, बेसिक से, ठीक है, चाहे बेसिक है छोटे लेवल से, ठीक है। तो उसके लिए मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट ऐसा ही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं ये नहीं हूं कि टॉपर्स आया कोई, खाली टॉपर्स के रिलेटेड कराऊंगा, एडवांस लेवल कराऊंगा। जे मेंस में एडवांस लेवल पूछते हैं इसलिए मैं एडवांस ही क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करवाऊंगा बच्चों। मैं बेसिक से आपको फिजिक्स करवाऊंगा और एकदम जीरो लेवल से एकदम आपको हीरो बना दूंगा, बिल्कुल ईजी, जितना ईजी हो सकता बिल्कुल उतना ईजी, ठीक है। आपको फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगी कि हाँ भाई फिजिक्स मेरी उंगलियों पर नाचती है अब, ठीक है। आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि भाई उंगली देखिए, अरे ये फॉर्मूला, अरे ये तो ऐसा होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अरे ये तो ऐसा होता है, थर्मोडायनामिक्स हेट इंजन, अरे ये तो ऐसा होता है, ठीक है। आपकी उंगलियों पर पूरी फिजिक्स होगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप कमेंट्स पर लिखना है कि ये टॉपिक नहीं आता सर, ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, इसको सबसे सिंपलेस्ट वे पर बता दो, समझा दो, एकदम मस्त मजा आ जाएगी। लिखो बस, आप वो चीज डालो, नेक्स्ट दिन मैं वीडियो बना दूंगा, अगले दिन मेरा कमाल देखना आप, ठीक है। तब तक के लिए खूब पढ़ो, ठीक है, मौज मस्ती भी करो यार लाइफ पर, ठीक है। ये नहीं आपकी जो लाइफ है ना स्ट्रगल वाली, ऐसे नहीं स्ट्रेस लेके आप चीज कर रहे हो, नहीं, पढ़ाई तो करो, कोई बात नहीं, पढ़ते तो हर कोई है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ मौज मस्ती भी करो, ठीक है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, थैंक यू।